नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और सहकारिता पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों राज्यों में रैलियों को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता तत्काल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। और 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में भारत को 5 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और सहकारिता पर बजट प्रस्तावों के बाद आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए विचार आमंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने 12 वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की है। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेखांकित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर 11 मार्च तक ये वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। श्री मोदी ने कल हरित विकास पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में निवेशकों और लोगों के लिए कई अवसर प्रदान किए गए हैं ताकि हरित विकास की ओर बढ़कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये बजट वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में देश को नेतृत्व उन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये हरित रोजगार के अवसर बढ़ाने और वैश्विक बेहतरी सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में भाग ले रहे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्डिंग संदेश से बैठक शुरू होगी। स्वागत सत्र के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्वरूप, सतत वित्त और बुनियादी ढांचे पर पहले सत्र में चर्चा की जाएगी। दोपहर बाद वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेश पर दूसरा सत्र होगा। 21वीं शताब्दी की साझा वैश्विक चुनौतियों, लचीली स्थिति में वित्त, कल के समावेशी और सतत नगरों, वित्तीय समावेश और उत्पादकता फायदों को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे को बढ़ावा, वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान कुछ ऐसे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं जिन पर बैठक में विचार किया जाएगा। इस बैठक की चर्चा का उद्देश्य G20 वित्त ट्रैक के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए स्पष्ट जनादेश प्रदान करना है। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का आज तीसरा दिन है। संस्कृति कार्य समूह के प्रतिनिधि आज 2 महत्वपूर्ण सत्रों में कई विषयों पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक के चौथे सत्र में आज अब तक हुई चर्चाओं के आधार पर एक सारांश और समापन टिप्पणी भी प्रस्तुत की जाएगी। भारत ने इस बैठक के लिए 4 प्रमुख विषय रखे हैं। इनमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए लिविंग हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। इस बीच G20 प्रतिनिधियों ने कल खजुराहो में पश्चिमी समूह के मंदिरों का भ्रमण किया। उन्होंने हुनर हाट के साथ साथ खजुराहो नृत्य महोत्सव की शानदार प्रस्तुतियों का भी आनंद लिया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, खजुराहो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो।
तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों राज्यों में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए शिलांग और तुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में मेघालय के स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शिलांग के पुलिस बाजार तक रोड शो करेंगे। दोपहर बाद श्री मोदी तुरा में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच कल शाम से नागालैंड से लगने वाली असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। उधर नागालैंड में भी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागालैंड के चुमौकेदिमा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 4 बार के मुख्यमंत्री और NDPP के वरिष्ठ नेता नेफ्यू रियो ने उत्तरी अंगामी सीट से 1998 और 2018 में निर्विरोध 2 बार चुनाव जीते थे। इस बार इस सीट पर मौजूदा मुख्यमंत्री श्री रियो और कांग्रेस के उम्मीदवार सेविलो सत्सा के बीच सीधा मुकाबला होगा। इस विधानसभा सीट पर करीब 22,000 मतदाता है। अब कांग्रेस ने पहली बार पार्टी के युवा नेता श्री सत्सा को मैदान में उतारा है। दोनों पार्टियां रैलियां और घर घर जाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। आसानों के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कोहिमा। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई आज विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला बजट होगा। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। बजट सत्र 29 मार्च तक चलेगा। कांग्रेस का 85वां पूर्ण सत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से शुरू होगा। ये सत्र संचालन समिति की बैठक के साथ शुरू होगा, जिसमें 3 दिवसीय सत्र का एजेंडा निर्धारित किया जाएगा। सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाला ये पूर्ण सत्र 26 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में करीब 15,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सत्र के अंतिम दिन 26 फरवरी को एक जनसभा आयोजित की जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक दूसरे संशोधन विनियमन 2023 के अंतर्गत मोटे अनाज के लिए समग्र समूह मानक तय किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये मानक इस वर्ष 1 सितंबर से लागू होंगे। प्राधिकरण ने 15 किस्म के मोटे अनाज के समूह का समग्र मानक अब तय किया है, जिसमें स्वदेशी और वैश्विक बाजार में अच्छी गुणवत्ता के मोटे अनाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 गुणवत्ता मानदंड तय किए गए हैं। समूह का मानक कुट्टू, कोडो, कुटकी, कोराले और एडले पर लागू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति तक पहुंचने की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें रूस से दुश्मनी समाप्त करने और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने का आह्वान किया गया है। 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 सदस्यों ने इसका विरोध किया। भारत सहित 32 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। 75 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों और राजनयिकों ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने वाले प्रस्ताव के समर्थन का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के प्रति भारत की अवधारणा जन केंद्रित रहेगी। स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करता है और वो हमेशा बातचीत और कूटनीति को ही एकमात्र रास्ता मानता है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में 3 दिन के अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। ये चैंपियनशिप कोरिया भारत के कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है।
उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के बीच खेल आदान प्रदान के क्षेत्र में एक समझौता आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और कोरिया नृत्य, ताइक्वांडो प्रदर्शन और के पावर नृत्य कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के दल प्रस्तुत करेंगे। कोरिया सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत भारत के युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोरिया भारत कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। केपटाउन में कल जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। विश्व पुस्तक मेला कल से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेले का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर आधारित इस वर्ष के पुस्तक मेले में फ्रांस अतिथि देश के रूप में शामिल होगा। मेले के दौरान कई साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मेले में इस बार 1000 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की उम्मीद है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है और वर्षा हो सकती है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। बेंगलुरु में आसमान साफ रहेगा। हैदराबाद में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मोदी के अपमान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। भाषण में संयम बरतने की नसीहत देकर सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। भारत हरित ऊर्जा क्षेत्र में सोने की खदान। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द जनसत्ता में हैं। 2023-24 के बजट पर आयोजित वेबिनार में पीएम ने निवेशकों को हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए किया आमंत्रित। देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने पर है। पुणे में एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो एक हद से अधिक सीमा किसी को नहीं लांघने देगा। पाकिस्तान अपनी मुश्किलों के लिए खुद जिम्मेदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर के ये शब्द लोक सत्य में हैं। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में विदेश मंत्री ने कहा, आतंकी गुटों का समर्थन पाकिस्तान की समृद्धि में सबसे बड़ी बाधा। ट्रेन में समोसा, कचौड़ी, डोसे के साथ अब मिलेट्स व्यंजनों का भी मिलेगा जायका। सुहाना सफर शीर्षक से इसे देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है, आईआरसीटीसी ने तैयार किया 70 व्यंजनों का मेन्यू। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और सहकारिता पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक आज से बेंगलुरु में। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों राज्यों में रैलियों को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता तत्काल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। और 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में भारत को 5 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।